Hello, learners. I, Riya Khanna, welcome you all once again to our channel that is Lex Layman. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्राइब्यूनल्स के बारे में, इसका ओरिजिन, कंपोजिशन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, किस तरह से ये पेनल्टी इंडिक्टमेंट्स देता है और किस तरीके से इसने प्रोसिक्यूशंस कंडक्ट किए, किस तरह से एविडेंसेस कलेक्ट हुए, व्हाट वर इट्स लीगल यू नो इसकी क्या आगे फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, क्या क्या प्रिंसिपल्स इसने अपहोल्ड किए, एंड लास्टली व्हाट वर इट्स क्रिटिसिज्म्स. सो आज हम पढ़ने जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये जो आईसीटीआर, आईसीटीवाई और आईसीसी है, इन्हें हम एडहॉक ट्राइब्यूनल्स भी कहते हैं. और हम आगे पढ़ेंगे इन्हें हम एडहॉक ट्राइब्यूनल्स क्यों कहते हैं और हमें इन एडहॉक ट्राइब्यूनल्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी. राइट. You know, I have pursued my bachelor's in laws and master's in laws from Punjab University, Chandigarh itself. I'm currently pursuing my master's in constitutional, administrative, and environment law. You can also connect with me on my given Telegram handle, and you can also join my channel for the PDF notes of this particular lecture and all my lectures, the previous lectures, and for the further updates. So stay connected. Let's begin with the topic. अब इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में जो न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्राइब्यूनल्स थी, उनके आने के बाद बहुत ज्यादा एक गैप रहा. हम डेवलपमेंट्स जो हैं एडॉक ट्राइब्यूनल से पहले की, लेट्स जॉट इट डाउन. देखो, जब टोक्यो और न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल्स हुई, उसके बाद देयर वाज अ लॉन्ग गैप. ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई. दैट डज नॉट मीन कि कोई भी ऑफेंसेस नहीं हुए, एट्रोसिटीज नहीं हुई. डेफिनेटली एट्रोसिटीज हुई, बट कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब भी किसी भी पर्सन को ट्राई नहीं किया गया, किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया गया ऑफेंसेस के लिए जो कि उसने एट्रोसिटीज ऑफेंसेस किए हैं इंटरनेशनल प्लेन पर. ठीक है, जो कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, इन दो ट्राइब्यूनल्स ने बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस कंडक्ट किए. तो ये इंटरनेशनल एरिना में, एक ग्लोबल एरिना में ये एक्सपेक्टेशन बन गई कि हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी ऑफेंसेस करोगे तो आपको इसके लिए पनिश किया जाएगा. ठीक है, और हर बार जो इंटरनेशनल लॉ है वो पनिश नहीं करेगा, बल्कि जो कंट्री की डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं, कंट्री की डोमेस्टिक कोर्ट्स जो हैं, वो आपको पनिश करेंगी. ठीक है, बट the eruption of mass atrocity in Balkans and the Rwandan genocide created political and the moral pressure for international response. पर जो नेशंस थे वो एट्रोसिटीज के लिए आवाज नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई, मास एट्रोसिटीज हुई, जिसमें से one of the notable atrocity was Balkans atrocities, जो कि अर्ली 1990s में हुई थी. ठीक है, और उसके बाद देयर वाज रवांडन जेनोसाइड. उसके बाद रवांडन जेनोसाइड हुई 1994 में. तो इसने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भी और मॉरली भी, पॉलिटिकली मॉरली दोनों तरफ से प्रेशर बना दिया कि अब, क्योंकि नेशंस जो हैं वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ पे जो था, दे वर डिपेंडेंट, दे वर आस्किंग फॉर अ रिस्पॉन्स कि अब इंटरनेशनल लॉ में ही इन अट्रॉसिटीज के लिए, एटलीस्ट इन अट्रॉसिटीज के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि नेशन स्टेट्स तो वर जस्ट एक्टिंग एज अ पैसिव एजेंट्स. राइट. उसके बाद क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी उसने डिसाइडेड किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी उसने डिसाइड किया दैट दे वुड एक्ट अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. ठीक है, अब उन्होंने कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अब हमें ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, दे क्रिएटेड जुडिशियल बॉडीज टू एड्रेस द क्राइम्स. उन्होंने क्रिएट की क्या, जुडिशियल बॉडीज. ठीक है, ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश करी टू एड्रेस द क्राइम्स, उन क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए
जिन्हें की जो नेशंस हैं या नेशन के लीगल सिस्टम है, ईदर they are not responding, they would not prosecute, or they would they could not prosecute. ठीक है, या तो उनके पास लॉ है बट दे वुड नॉट टेक एनी स्टेप, या उनके पास लॉ ही नहीं है, सो हाउ वुड दे बी एबल टू एनफोर्स इट. ठीक है, सो इट मे बी द इनएबिलिटी और इट मे बी द अनविलिंगनेस, either it may be the inability to act or the unwillingness. ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. जस्ट अ सेकेंड. राइट, इसीलिए अब इंटरनेशनल लॉ को इसमें एंटर करने की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो ये जो ट्राइब्यूनल्स, जो न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल या टोक्यो ट्राइब्यूनल के बाद जो गैप आया, इसके दौरान जो एट्रोसिटीज हुई, उसे नेशंस ने कोई भी आंसर नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें एस्टेब्लिश करनी पड़ गई एक ऐसी ट्राइब्यूनल्स जो कि दोबारा से उन एट्रोसिटीज के साथ डील करें. और ये ट्राइब्यूनल्स जो थी, इन्हें बोलते हैं एडहॉक ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, अब रीजन क्या था? जो ये ट्राइब्यूनल्स थी, these ट्राइब्यूनल्स, ये जो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स थी, they were created politically, that is by the politically by the यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स. किसने क्रिएट की थी ये ट्राइब्यूनल्स? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने. पर लीगली दे वर जुडिशियल. पर इनका काम क्या था? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना. ये ट्राइब्यूनल्स बनाई यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स ने, सो इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेप दैट वाज टेकन बाय देम. बट अल्टीमेटली their aim, their goal, their end objective was to settle the disputes, to settle the conflicts, and prosecute those who are responsible for committing those atrocities. Right? So from now, we'll begin with the International Criminal Tribunal. So let's begin. Yeah. अब इस video में we'll be covering the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके की केसेस कौन कौन से थे, और लास्ट में इन तीनों कोर्ट्स का विल बी डूइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस. Number one comes the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. अब ये जो ट्राइब्यूनल थी, ये क्रिएट कैसे हुई, इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट कैसे हुआ? अब ये किसने क्रिएट की? इट वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रेजोल्यूशन नंबर 827. 1993 में ये ट्राइब्यूनल बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 827 के तहत बनाई गई. ठीक है, अब अंडर चैप्टर 8, चैप्टर 7, सॉरी, chapter 7 of this particular United Nations Security Council resolution, इस ट्राइब्यूनल की बाइंडिंग पावर थी. व्हाट डू मीन बाय बाइंडिंग पावर? मतलब इन कोर्ट्स के आईसीटीआर जो बनेंगी, इनके जो डिसीजंस होंगी वो क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे. ठीक है, इनके डिसीजंस क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द रीजन दैट इट वाज मेड? टू प्रोसिक्यूट द वॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द बल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स. अब इसके पीछे पर्पस क्या था? क्यों बनाई गई ये? वॉर क्राइम्स को पनिश करने के लिए, जो कि किस दौरान हुए थे? बल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे हुए थे, 1991 के बाद. ठीक है, और जो टोक्यो और जो न्यूरमबर्ग आईएमटी हैं, उनके बाद ये पहली एडहॉक ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की गई थी. सो पहली एडहॉक ट्राइब्यूनल का नाम क्या था? इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया. राइट, सो लेट्स रीड. Following the decades of post-World War II, silence after Nuremberg and Tokyo, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने बहुत सारी नई एट्रोसिटीज फेस की 1990s में. बल्कन वॉर्स,
फीचरिंग सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग, जिसमें बल्कन वॉर के दौरान क्या हुआ था, पूरी की पूरी एथनिक ग्रुप को ही खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो नाजीज ने ज्यूज के साथ किया, वो बल्कन कम्युनिटी ने बल्कन वॉर्स के दौरान एथनिक क्लेंजिंग का काम किया। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने चैप्टर 7 के अंडर यूएनएससी के रेजोल्यूशन नंबर 827 एंड 808 के तहत 808 by the virtue of resolution number 808 they announced the tribunal's creation कि हम एक ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, by the resolution number 827 1993 में उन्होंने आईसीटीवाई को एस्टेब्लिश किया। सो ये इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कम्स इसकी टाइमलाइन क्या थी। अब देखो, देयर आर सम इंपॉर्टेंट नोटेबल फीचर्स जो कि आपको नोट कर लेने चाहिए। देखो, सबसे पहला है कि अगर हम आईसीटीवाई की बात कर रहे हैं, व्हेन वाज इट फाउंडेड? 1993 by United Nations Security Council रेजोल्यूशन नंबर 827। कहाँ पे है आईसीटीवाई बनी? व्हाट इज इट्स लोकेशन? वेयर इज इट सिचुएटेड? द हेग, नीदरलैंड्स। द हेग, नेदरलैंड्स। इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ये ट्राइब्यूनल जो है किन किन क्राइम्स के साथ डील करती है? वॉर क्राइम्स के साथ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ, थर्ड जेनोसाइड के साथ, देन ग्रेव ब्रीचेस ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन को ब्रेक किया है और जिसके ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे ऑफेंसेस किए गए, बहुत सारे हार्म और इंजरी कमिट की गई लोगों के साथ में। ठीक है, उन लोगों को पनिश करता है आईसीटीवाई, इन ऑफेंसेस से डील करता है, इन ऑफेंसेस से डील करता है आईसीटीवाई। राइट, नेक्स्ट कम्स इसका टाइम पीरियड क्या है। जस्ट अ मिनट। या, सो व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? कितने टाइम तक ये रहा, कितने टाइम तक इसने काम किया आईसीटीवाई ने? क्राइम्स कमिटेड सिंस 1991। 1991 के जितने भी ऑफेंसेस हुए, उसके बाद से जितने भी ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं, उसके साथ आईसीटीवाई डील करता है। ठीक है, अब इसमें हु आर द डिफेंडेंट्स? इसके डिफेंडेंट्स कौन कौन थे, मतलब किन किन लोगों के अगेंस्ट इन्होंने प्रोसिक्यूशंस की, आईसीटीवाई ने उनको ट्राई किया, उन्हें प्रोसिक्यूट किया। दे वर द पॉलिटिकल लीडर्स, मेनली political leaders. They were the generals, soldiers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिलोसेविच, कार्डेजिच, मिलाडिच। ठीक है, जिनके केसेस हम आगे रीड करेंगे। सो मेनली आईसीटीवाई जो थी, इसके ये पर्टिकुलर फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, 1991 में यूगोस्लाविया ब्रेकअप ब्रेकअप ट्रिगर्स द वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट, जिसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंस, एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, 1992 में रेजोल्यूशन नंबर 780 आया। अब इस रेजोल्यूशन नंबर 780 ने एक कमीशन बनाया एक्सपर्ट्स का इन वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रेजोल्यूशन नंबर 780 ने एक कमीशन बनाया जो कि एक्सपर्ट्स था दे वर एक्सपर्ट्स हु कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर कमीशन। उस कमीशन ने ये जो वायलेशंस हुए थे, ठीक है, इसे इन्वेस्टिगेट किया। फिर February 1993 को रेजोल्यूशन नंबर 808 आया। रेजोल्यूशन नंबर 808 ने डिसीजन दिया कि हमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करनी चाहिए, हमें एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि इन वायलेशंस के जो भी परपेट्रेटर्स हैं उन्हें पनिश करेगी। ठीक है, फिर मई 1993 में रेजोल्यूशन नंबर 827 आया। अब इस 827 के रेजोल्यूशन ने फॉर्मली आईसीटीवाई एस्टेब्लिश कर दिया पूरे लीगल फ्रेमवर्क के साथ, किसी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, पावर्स, एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगा, इंडिक्टमेंट्स कैसे करेगा, पनिश कैसे करेगा। ठीक है, और 1994 के ऑनवर्ड्स पहली इंडिक्टमेंट इशू हुई। ठीक है, पहले चार्जेस फ्रेम हुए, दोज ओवर द ऑफेंडर्स, राइट, दोज ओवर द अक्यूज्ड। उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए, उनके अगेंस्ट ट्रायल्स शुरू हुए।
ठीक है। सो दिस वाज द होल टाइमलाइन कि आईसीटीवाई ने काम करना कैसे शुरू किया। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीटीवाई के स्ट्रक्चर। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर या इसकी कंपोजिशन क्या है। अब आईसीटीवाई में इट कंपोजेस ऑफ थ्री थिंग्स। पहला आता है इसमें चैम्बर्स, दूसरा आता है इसमें ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ओटीपी। ठीक है। एंड द थर्ड कम्स द रजिस्ट्री। ठीक है। चैम्बर्स, ओटीपी एंड रजिस्ट्री एंड थ्री ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूटेड द आईसीटीवाई। अब ये तीन वहां पे काम कर रही हैं आईसीटीवाई, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया में। अब चेम्बर्स का क्या काम है। ठीक है। जो चेम्बर्स है ये ट्रायल कंडक्ट करती है। ठीक है। ये अपील जो है उनको रिव्यू करती है। ठीक है। सो इट इज एन अपीलेट कोर्ट, यू कैन से इट इज अ ट्रायल कोर्ट एट द सेम टाइम। ट्रायल भी नहीं पे, मतलब जो केस शुरू हो रहा है उसकी जो पनिशमेंट देनी शुरू हो रही है, केस हियर किया जा रहा है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, दैट इज इट इज अ फर्स्ट कोर्ट। ट्रायल कोर्ट तो है ही, एट द सेम टाइम इट इज एन अपीलेट कोर्ट ऑल्सो। ठीक है। सेकेंडली, ओटीपी का क्या काम है, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। इसका क्या काम है, ये इन्वेस्टिगेट करता है और प्रोसिक्यूट करता है। इन्वेस्टिगेट भी करता है और प्रोसिक्यूट भी करता है। ठीक है। चार्जेस जो लगे हैं अक्यूज के अगेंस्ट उनको इन्वेस्टिगेट करता है, एट द सेम टाइम उन्हें पनिश भी करता है। अब रजिस्ट्री का क्या काम है, रजिस्ट्री जो है ये ओवरऑल आईसीटीवाई की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, इससे डील करती है। विटनेसेस प्रोटेक्शन की बात करती है कि दोज हु आर एक्टिंग एज अ विटनेस टू दोज एट्रोसिटीज दैट हैव हैपेंड अर्लियर। ठीक है। उन विटनेसेस की रक्षा कैसे की जाए, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है। और ये उनकी ट्रांसलेशन से डील करती है कि जो डिसीजंस दिए गए हैं, इफ यू रिमेम्बर जो न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्राइब्यूनल्स थे उसमें भी जो डिसीजंस थे दे वर pronounced, जो verdicts थे they were pronounced in numerous languages. So this work is being handled by this particular registry organ of ICTY. Right. Now let's read. Three trial chambers and one appeals chamber staffed by the international judges. अब इस चेंबर में इंटरनेशनल जजेस थे। ठीक है। तीन ट्रायल चेंबर थे और वन अपील्स चेंबर था। ठीक है। अब ये ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी देखते थे, अपील का रिव्यू भी करते थे और सेंटेंस भी करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफिस। इट वाज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर जो था ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए और प्रोसिक्यूशंस करने के लिए। ठीक है। एविडेंसेस को गैदर करता था, विटनेसेस को प्रोटेक्ट करता था और केसेस को प्रिपेयर करता था, ये प्रोसिक्यूटर का काम था। ठीक है। अब रजिस्ट्री क्या काम करती थी, रजिस्ट्री द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन सपोर्टेड द कोर्ट ऑपरेशन, की कोर्ट सही तरह से चल रही है। ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम देखती थी एंड द राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट, दोज हु आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। ठीक है। जो ऑफेंडर्स थे उनके राइट्स के बारे में उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन देती थी। ठीक है। ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च वर्क एंड द कोर्ट वर्क। ठीक है। वो सारा देखती थी। फिर डिटेंशन फैसिलिटीज देखती थी कि अगर एक पर्सन को द पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड और being verdicted as accused to defender। ठीक है। सॉरी, accused to an offender। सो उस केस में उन्हें कहाँ पे डिटेन किया जाएगा। ठीक है। इसकी सारी फैसिलिटीज को अरेंज करती थी रजिस्ट्री। एंड लास्ट इट प्रोवाइडेड फॉर द लीगल एड सर्विसेज। ठीक है। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, सो इट इन अ वे रिप्रेजेंटेड दोज पीपल। ठीक है। द नेक्स्ट कम्स इज आईसीटीवाई की ज्यूरिसडिक्शन। अब आईसीटीवाई जो है मेनली किन किन ऑफेंसेस से डील करती थी, किन किन ऑफेंसेस से डील करती थी। सो द सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीटीवाई एक्सटेंड्स टू, नंबर वन इज द ग्रेव ब्रीचेस ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन को ब्रीच किया है, जिनेवा कन्वेंशन के लॉज को ब्रीच किया है, उन्हें पनिश करती थी आईसीटीवाई। Serious violation against the protected persons and the property. So it can be an offense against person, that is the body of an individual. ठीक है, you are hurting that person. It can be in the nature of your committing the offense of rape, murder, so on and so forth. Or it can be an offense against the property. ठीक है, आप property को as such harm कर रहे हो. So it on a whole constituted the breaches of the Geneva Conventions per se. Second comes war crimes.
जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। वॉर क्राइम्स क्या? वॉर के जो रूल्स हैं उन्हें वायलेट किया है। लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर हैव बीन वायलेटेड ड्यूरिंग द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इन ऑफेंसेस को ट्राई करती थी आईसीटीवाई। तीसरा, जेनोसाइड को ट्राई करती थी। दे इंटेंट टू डिस्ट्रॉय द नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेशन के सिटीजन्स के अलावा के खिलाफ, या फिर particular the persons belonging to a particular ethnicity or a particular race or religious groups. ठीक है, with the intention to destroy the particular group as a whole. ठीक है, so it was genocide. So fourth is crime against humanity, systematic attacks against the civilian population. Civilians के against, किसी country के आप civilians के against आप लगातार attacks कर रहे हो उन पे, ठीक है, उन्हें harm कर रहे हो, injure कर रहे हो, so it constituted crime against humanity. So this was the jurisdiction of ICTY. ICTY dealt with these particular offenses only. Okay. So this was an exclusive jurisdiction. It was an exclusive jurisdiction. Right. Next comes is how it worked. What was the procedure of ICTY? Right. सबसे पहले इसका काम था ये इन्वेस्टिगेट करती थी. ठीक है. ICTY was a comprehensive body that carried out all kinds of works, be it investigation, be it indictment, arrest, trial, judgment, appeal, sentence. So it handled the whole. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो प्रोसिक्यूटर था, जो ओटीपी ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर था, ये एविडेंसेस कलेक्ट करता था, सस्पेक्ट्स का पता लगाता था. ठीक है. सेकंड, इंडिक्टमेंट, फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करता था और उन्हें कंफर्म करता था बाय द जजेस. इट reviewed the charges that have been framed by the judges, also confirmed it by the judges. तो जो judges charges लगाते थे, जो judges वो charges को confirmation करते थे, उन सबको उनके उनके against formal charges लगाने का काम ICTY करता था. तीसरा, arrest and transfer, right? जो सस्पेक्ट्स थे, ठीक है, who have not yet been convicted, they are just suspects, ठीक है, so they were detained and transferred to The Hague, right? Then trial conduct करता था, adversarial proceedings चलाता था, और with prosecution and defense. So adversarial proceeding is such a proceeding जैसे हमारी इंडिया में फॉलो होता है. मेनली जो adversarial procedure है, वो adversarial procedure कॉमन लॉ कंट्रीज में फॉलो होता है. कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी हैं? हु हैव बीन एट वन टाइम बीन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, या ब्रिटिश की कॉलोनी, ब्रिटेन ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुकी हैं, वो कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करती हैं कंट्रीज. ठीक है. और एडवर्सेरियल सिस्टम का मतलब है जहां पे जो जज का रोल है वो पैसिव होता है. ठीक है. ही जस्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ the arguments presented by the plaintiff and the defendant, or either the prosecution or the accused. ठीक है. तो उन्हें डिसाइड करता है. जो पार्टीज हैं, दे प्ले एन एक्टिव रोल. ठीक है. Whereas adversarial के अगेंस्ट देयर इज अ प्रोसीजर दैट इज इंक्विजिटोरियल. इंक्विजिटोरियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जो जजेस हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे जजेस जो है वो आराम से बैठ के जो पार्टीज हैं उनके आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, एविडेंसेस देखते हैं, उसके बेसिस पे जो है अपना डिसीजन प्रोनाउंस करते हैं. पर यहाँ पे इंक्विजिटोरियल में जो जजेस हैं वो क्या होते हैं? बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं. they themselves place their shoes in the they themselves place their foot in the shoes of the those who are the investigating bodies. ठीक है. खुद सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, चार्जेस लगाते हैं, एविडेंसेस में खुद इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है. एंड द पार्टीज per se are definitely have to be playing an active role, right? So this is basically the difference between adversarial and inquisitorial system. So यहाँ पे adversarial proceedings के अकॉर्डिंग ट्रायल चलते हैं. ठीक है. तीसरा जो जजमेंट है, ट्रायल चेम्बर है. ट्रायल चेम्बर डिलीवर करता है verdicts and sentencing. ठीक है. कोई भी जूरी नहीं होती. देयर इज नो जूरी सिस्टम. अगर आप टोक्यो और न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल्स भी देख चुके हो तो टोक्यो और न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल्स के टाइम पर भी कोई भी जूरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. दे वर दी क्वालिफाइड जजेस हु वर एक्सपर्ट्स, राइट, हु वर अपॉइंटेड. देन अपील. ये अपील भी इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल को ही जाती है, अनलाइक दैट ऑफ इन इंडिया, कि अगर एक लोअर कोर्ट से जो डिसीजन था आपने उससे अपील डालनी है तो यू वुड गो टू द हाई कोर्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट.
लाइकवाइज, पर ऐसा आईसीटीवाई के केस में नहीं है. इट इज द ओनली बॉडी दैट कंडक्ट्स अ ट्रायल, दैट हियर्स द अपील्स एंड देन pronounces the judgment. Right. Then sentence. सेंटेंस का है कि देर इज अ फाइनल एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट इन द डेजिग्नेट, लास्ट में सेंटेंसेस भी देती है ये पर्टिकुलर कोर्ट ही. ठीक है. और ये जो अपने सेंटेंसेस या इम्प्रिजनमेंट देती है, दो sentences is carried out in the United Nations designated prisons. They are conducted in the United Nations designated prisons. Right. Next comes the contributions of International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. अब इसने कंट्रीब्यूट क्या किया? सबसे पहले इसने डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज को डेवलप किया. ठीक है. जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज के प्रिंसिपल को डेवलप किया. अब जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज क्या था? He developed the Joint Criminal Enterprise Doctrine to prosecute the participants in the common plans to commit crimes, expanding the liability concept. अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइबिलिटी सिर्फ एक पर्सन की है, उसने ऑफेंस किया, सिर्फ उसी को ही ट्राई किया जाएगा. अगर कुछ पर्सन्स ने A B C D E F G इन लोगों ने इकट्ठे ऑफेंस किया है, सो इन सबको एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए दे वुड बी ट्राइड. ठीक है. सो देयर वाज जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज का कंसेप्ट. तो इसने लाइबिलिटी के कंसेप्ट को एक्सपैंड किया, वाइडन किया, और इट पुट इट विद इन इट्स स्कोप द जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी. सेकेंड कम्स द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि इट डज नॉट पनिश द स्टेट्स फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय देयर सिटीजन्स. ठीक है. और द सिविलियंस वॉट एवर दे आर. ठीक है. बट यहाँ पे उन्होंने पनिश किया हेड ऑफ द स्टेट को भी. ठीक है. बी यू हेड ऑफ द स्टेट, चाहे आप किसी कंट्री के ऑफिसर हो, गवर्नर हो, या वट एवर पोजिशन यू आर बींग होल्डिंग. ठीक है. दे विल बी पनिशिंग यू on the basis of individual responsibility. The person would be held liable. It is not the state that would be held accountable for the offenses committed by the people. ठीक है. ट्रेडिशनल कम्युनिटी बैरियर से बाहर, इवन हेड ऑफ द स्टेट्स वर पनिश्ड, irrespective of whatever official position you are being holding. Third comes the command responsibility. So command responsibility का मतलब क्या है? They clarified superior liability for the offenses that are committed by the subordinates. कि एक superior के authority के under जो subordinates हैं, उन्होंने कोई offenses किए हैं, so later at point of time they cannot take the defense that they were acting under the superior authority. If you are committing a particular offense, then you would be held liable. ठीक है. सो इन्होंने मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी कि इवन इफ यू आर एक्टिंग अंडर द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वुड नॉट बी set free. It is you, also the person who your superior who is commanding you. So superior और subordinate दोनों को पनिश किया जाएगा. So command responsibility का ये कंसेप्ट आया. ठीक है. नेक्स्ट कम्स इज जेंडर बेस्ड क्राइम्स. अब इस टाइम पे बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिन्हें कि आईसीटीवाई ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पनिश किया. जेंडर बेस्ड क्राइम्स थे सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल वायलेंस सच एज वॉर क्राइम, ड्यूरिंग वॉर क्राइम, और बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी कंडक्ट किए गए. ठीक है. रेप को कंसिडर किया गया, रेप को रिकॉग्नाइज किया गया, वॉर क्राइम भी, एट द सेम टाइम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी, एंड गिव प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशन. जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर किए गए हैं, ठीक है, तो उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया था एज ऑफेंसेस अंडर द इंटरनेशनल प्लेन. सो एक तरीके से इन्होंने ऑफेंसेस के दायरे को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. ठीक है. Next comes the criticisms of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia. अब इसके क्रिटिसिज्म सबसे पहले आता है लेंथी प्रोसीडिंग्स. अब ये जो ट्रायल चलते थे आईसीटीवाई के, ज्यादातर ऑफन एक्सीडेड 10 years, 10 साल से ज्यादा चल ही जा रहे हैं ट्रायल्स. ठीक है. द पर्सन इज नॉट बीइंग पनिश्ड. ठीक है. इम्प्रीजनमेंट में रखा हुआ है, मतलब रखा ही हुआ है उसे, उसके अगेंस्ट कोई सेंटेंस नहीं दे रहे हैं उसे. ठीक है. And it raised questions about timely justice and the defendant rights. Defendant is waiting, if the person has to be prosecuted for death sentence, तो he is waiting in the death queue. ठीक है. He has to be hanged to death. वो तो वेट कर रहा है, कतार में लगा हुआ है, वेट कर रहा है कि कब मुझे पनिश किया जाएगा. So यहाँ पे डिफेंडेंट राइट के भी क्वेश्चंस उठने लग गए.
ठीक है, टाइमली जस्टिस के क्वेश्चन उठने लगे। सेकेंड वॉज हाई कॉस्ट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड समटाइम्स अराउंड 2 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इतना ज्यादा पैसा कंज्यूम करता था, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में ऑफेंस हुआ है, उसका ऑफेंडर अगर भाग गया है, कहीं से पकड़ना है, उसके पीछे उतनी फोर्स लगेगी, राइट? उसके बाद एविडेंसेस हैव टू बी कलेक्टेड, द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, एंड इट स्पार्क्ड डिबेट अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन, कि इसका रिसोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, इतनी इसकी एफिशिएंसी भी है इतनी, और इसका रिसोर्स कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चंस अरोज अबाउट द हाई कॉस्ट। थर्ड कम्स द लिमिटेड रीजनल इम्पैक्ट। अब लिमिटेड रीजनल इम्पैक्ट का मतलब है insufficient outreach in Balkans undermined local understanding and reconciliation efforts। तो लोगों को ये लगने लग गया कि हम तो उन तक पहुंच ही नहीं सकते, वी कैन नॉट रीच द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वी कैन नॉट रीच एन इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। ठीक है, इन ऑफेंसेस को रिड्रेस करवाने के लिए। सो इससे अच्छा है रिकंसिलिएशन ही कर ली जाए। ठीक है, रीजनल इम्पैक्ट बहुत कम था आईसीटीवाई का। Fourthly, prosecutorial selectivity. Perceived bias in selection raised concerns about equal treatment under the international law। बहुत ज्यादा बाइसनेस होती थी, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज किए कि इंटरनेशनल लॉ में be it a person belonging to any of the countries, any of the states, you have to treat that person equally। अगर वो किसी भी कंट्री का ऑफेंडर है, इट डज नॉट मीन कि आप पहले एक पर्टिकुलर कंट्री को ही ट्राई करोगे, दूसरी कंट्री को ट्राई, उसके ऑफेंडर्स को ट्राई नहीं करोगे। सो इट रोज क्वेश्चन अबाउट द प्रोसिक्यूटोरियल सिलेक्टिविटी। देन what were the landmark cases? There are numerous cases. We'll be dealing with the case laws at the end of the criminal law series, international criminal law series। द रीजन बीइंग कि इनके जो फैक्ट्स हैं और इश्यूज जजमेंट है, आई विल बी सेपरेटली प्रिपेयरिंग सो दैट यू विल बी गेटिंग अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द सेम। ठीक है, सो टैडिच केस वाज वन ऑफ द केसेस जिसने आईसीटीवाई का लैंडमार्क केस था, टैडिच केस। इस केस में क्या हुआ था, प्रोसिक्यूटर वर्सेस टैडिच। फर्स्ट आईसीटीवाई प्रोसिक्यूशन हुई थी जिसने कि एस्टेब्लिश किया ग्राउंड ब्रेकिंग जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज। इस पर्टिकुलर केस में जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज का प्रिंसिपल जो डॉक्ट्राइन था, इट वाज अपहेल्ड फॉर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोज पर्सन्स हु आर हेल्ड लायबल जॉइंटली फॉर कमिटिंग एन इंटरनेशनल क्राइम। Second comes the Celibishi case. Celibishi case में there was a landmark ruling on the command responsibility and it clarified the superior liability for the subordinate crimes इन डिटेंशन फैसिलिटीज। ये कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को इस केस में अपहोल्ड किया गया, और उन्होंने सुपीरियर लाइबिलिटी कि इवन इफ द एक्ट हैज बीन डन अंडर द सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर कमांड, तो उस केस में जो सुपीरियर्स हैं दे वुड बी आल्सो हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, राइट? थर्ड कम्स दी फुरुंद्वीजा केस। फुरुंद्वीजा केस, इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी डिसीजन। इसने रेप को एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, देयर वाज कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के आने के बाद अगर आप एक पर्टिकुलर ऑफेंस करते हो एंड रेप इज अ पार्ट ऑफ इट, दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। ठीक है, and it advanced international protection for sexual violence victims, और sexual violence के victims को international protection भी दी गई। The fourth comes the Blaskish case. Blaskish case में क्या हुआ था, इसमें principle of superior responsibility was upheld और इन्होंने एस्टेब्लिश किए क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर मिलिट्री कमांड अकाउंटेबिलिटी इन द इंटरनेशनल लॉ, कि किस केस में जो सुपीरियर्स हैं अगर अपनी कमांड से जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी। इस केस में क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर स्टैंडर्ड्स वर लेट डाउन, राइट? Then comes the Milosevic case. Milosevic case में क्या हुआ था? Historical prosecution of a sitting president demonstrated that no one is above international criminal law regardless of position। में ये lay down किया गया था कि चाहे एक पर्सन किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, बट
अगर वो कोई ऐसा ऑर्डर दे रहा है, अगर कोई उसके ऑर्डर पे ऐसे ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे एक पर्टिकुलर मैनकाइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट पर्सन वुड ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, irrespective of whatever position he is holding. So it upheld the principle that no one is above the law, ठीक है, regardless of position that he holds. Next comes is ICTR. अब ICTR is International Criminal Tribunal for Rwanda, ठीक है। अब इस ट्राइब्यूनल ने एग्जामिन किया, लेट्स एग्जामिन इट्स एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर, लेगेसी एंड हाउ इट प्रोसिक्यूटेड all those persons who were responsible for the Rwandan genocide of 1994, ठीक है। इसके एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? इस आईसीटीआर को, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा को क्रिएट किया, इट वाज क्रिएटेड It was created by the virtue of United Nations Security Council Resolution number 955, ठीक है। कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1994 में, आफ्टर द बैकड्रॉप ऑफ रवांडन जेनोसाइड। रवांडन जेनोसाइड होने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने 955 रेजोल्यूशन से 1994 में आईसीटीआर बनाया, ठीक है। अब रवांडन जेनोसाइड में अराउंड 8 लाख लोगों को 100 डेज के अंदर मार दिया गया। 8 लाख पीपल वर किल्ड, विल रीड इट। और इस पर्टिकुलर आईसीटीआर बनाने के पीछे पर्पस क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोसिक्यूट जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स जो कि रवांडा में हुई, ठीक है। रवांडा में जो जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स हुई उसे पनिश करना ही एक पर्पस था आईसीटीआर का। सो लेट्स रीड। Just in 100 days, approximately 8 lakh people were systematically killed in Rwanda. The victims were predominantly the Tutsis and the moderate Hutus. Hutus और Tutsi कम्युनिटी थी जिन्होंने की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को अपोज किया, जिसकी वजह से इन लोगों को मार दिया गया। सो देवर टू कम्युनिटीज, Tutsis एंड Hutus, राइट। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, इट डिलेड द रिस्पॉन्स in prosecuting those who were responsible for this Rwandan genocide, and that highlighted the urgent need for accountability mechanism to address the massive atrocities. So हमें एक ऐसी बॉडी की, एक फॉर्मल बॉडी की जरूरत थी जो कि ऑफेंडर्स को पनिश कर सके who were responsible for the Rwandan genocide. For a long period of time, there was no step taken by the authorities, ठीक है, in Rwanda. अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या रिस्पॉन्स दिया आफ्टर द रवांडन जेनोसाइड? जेनोसाइड के बाद यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही डिसाइसिवली एक्ट किया और एस्टेब्लिश की आईसीटीआर बाय रेजोल्यूशन 955 इन 1994, और एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश की गई फॉर जस्टिस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ दोज who were responsible for the who were the victims of the Rwandan genocide and prosecuting those who were responsible for those atrocities. Next comes what was its timeline. अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हम जॉट डाउन कर लेते हैं. So kindly note, जो ICTR थी, International Criminal Tribunal for Rwanda, it was founded in 1994 and it was established by the virtue of United Nations Security Council Resolution number 955. Where was it established? What was its location? Arusha, Tanzania. ICTR तंजानिया में एस्टेब्लिश की गई, ठीक है. And where was ICTY established? ICTY was established in uh, where was it established? I just skip it my mind. So इसके बाद आई इसकी jurisdiction क्या है?
इट वॉज established in Netherlands. ICTY established in Netherlands. इसकी jurisdiction क्या थी? It tried the offenses of genocide. किस offenses से deal करती थी ICTY? Genocide, crime against humanity, war crimes. ठीक है. अब था इसका टाइम पीरियड सिर्फ 1994 में स्टेब्लिश हुई थी इन पर्टिकुलर एट्रोसिटी से डील करने के लिए जो कि रवांडन जेनोसाइड के बाद हुए थे लोगों के साथ। ठीक है, सिर्फ उनसे रवांडन जेनोसाइड के विक्टिम्स के साथ डील करने के लिए और उन ऑफेंडर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस जेनोसाइड के लिए उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए एस्टेब्लिश हुई थी। एंड हु वर इट्स डिफेंडेंट्स? किन किन को पनिश किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया? दे वर द पॉलिटिकल लीडर्स, दे वर द मिनिस्टर्स एंड द मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, अब आ जाओ, लेट्स कम ऑन द स्लाइड। या अब देखो, अप्रैल टू जुलाई 1994 में जेनोसाइड हुई जिसमें 8 लोगों की डेथ हुई इन 100 डेज। अब 1994 नवंबर को रेजोल्यूशन 955 आया जिसमें आईसीटीआर को ऑफिशियली बना दिया गया बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ठीक है, 1995 में ट्राइब्यूनल काम करना शुरू होती है। ठीक है, इट बिगिंस टू वर्क एट इट हेडक्वार्टर्स अरुशा, तंजानिया। 1998 में historic first conviction हुई in Akaishu case, that was the first genocide conviction. आईसीटीआर ने सबसे पहली कन्विक्शन अकायशु केस में की थी एंड द केस वाज रिलेटेड टू द जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन जिसकी वजह से इस पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया। दैट वाज द फर्स्ट कन्विक्शन दैट वाज मेड अंडर बाय आईसीटीआर। ठीक है, देन 2015 में मैंडेट कंप्लीटेड, जिस पर्पस के लिए ये बना था आईसीटीआर वो पर्पस इसने कंप्लीट किया, वो गोल इसने अचीव किया। एंड आफ्टर दैट द ऑपरेशंस वर ट्रांसफर टू रेजिडुअल एमआईसीटी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, जो भी इसके ऑपरेशंस थे उसके बाद आईसीटीआर जो थी इट लैप्स्ड, खत्म हो गई। ठीक है, सो इट वाज मेनली मतलब बनाई गई थी उसी पर्पस के लिए, उस पर्पस को फिल कर दिया, उसके बाद ये खत्म हो गई। देन आईसीटीआर का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन? ठीक है, अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, आईसीटीवाई की तरह ही आईसीटीआर में भी देयर वाज अ चैम्बर, देन ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ओटीपी, एंड देन थर्ड इट वाज रजिस्ट्री। जो चैम्बर्स थे उसमें 3 ट्रायल चेम्बर्स थे, एक अपील्स चेम्बर था। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर में एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटोरियल अथॉरिटी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली प्रोसिक्यूट करती थी। सेम फंक्शंस थे दैट वर परफॉर्म्ड बाय आईसीटीवाई। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री का मेन काम अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और विक्टिम या विटनेसेस की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अपील्स चेम्बर शेयर्ड विद आईसीटीवाई फॉर एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब द मेंबर्स, जो मेंबर्स थे आईसीटीवाई के वो एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी के मामले में आईसीटीआर को असिस्ट करते थे। लेटर इट सेपरेटेड फ्रॉम, जो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर था वो आईसीटीआर से अलग, आईसीटीवाई से अलग हो गया टू फोकस ऑन द रवांडन जेनोसाइड। मतलब जो ओटीपी थी आईसीटीवाई के केस में, आईसीटीवाई में जो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एस्टेब्लिश किया गया था उसने अपना ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पूरा करके वो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर आ गया आईसीटीआर में काम करने के लिए। ठीक है, अब आता है रजिस्ट्री। Registry is essential for ensuring the witness safety and testimony integrity. Again, the same functions that were performed by the registry in ICTY. ठीक है, so this was a tripartite structure. It balanced the judicial independence, prosecutorial authority, and administrative efficiency. At the same time, it maintained the highest standards of international criminal justice. नेक्स्ट कम्स व्हाट वाज इट्स jurisdiction. किन किन ऑफेंसेस से डील करती थी? जेनोसाइड से, जिसमें कि इट इंक्लूड्स किलिंग, causing serious harms, preventing births, and forcibly transferring the children. Second comes
Its jurisdiction extended to crime against humanity, systematic attacks against the civilian population, and thirdly, war crimes से deal करती थी, violations of the Article 3 and Additional Protocol 2 of the resolution. ठीक है, this was mainly the jurisdiction of ICTR. ICTR extends its jurisdiction extended to try these three particular crimes, right? What were the territorial and temporal limits? अब ये कहाँ तक के offenses को डील करती थी? What was its territorial jurisdiction? रवांडा एंड द नेबरिंग स्टेट्स जहाँ पे की offenses हुए हैं, जहाँ पे की ये तीनों offenses हुए हैं, ठीक है, जो जेनोसाइड, रवांडन जेनोसाइड हुई थी, वो रवांडा और जो नेबरिंग स्टेट्स में हुए थे उन सभी को ट्राई करती है, तो ये इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। और कितने टाइम पीरियड तक थी? लिमिटेड टू अ कैलेंडर ईयर इन 1994, सिर्फ एक साल के लिए, जिसमें कि इन्होंने सारे पर्सन वर रिस्पॉन्सिबल दे वर बीइंग पनिश्ड। नेक्स्ट कम्स इज आईसीटीआर प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर, इसका काम कैसे करती थी? नंबर वन, इन्वेस्टिगेशन करती थी। द प्रोसिक्यूटर गैदर्स, जो प्रोसिक्यूटर ऑर्गन था इसकी कंपोजिशन में, वो एविडेंसेस गैदर करता था, सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता था, फील्ड इन्वेस्टिगेशंस करता था और विटनेसेस को इंटरव्यू करता था। दूसरा, इंडिक्टमेंट्स, फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होते थे after judicial review and confirms the prima facie evidence. So judges से confirmation के बाद indictments confirm करते थे, charges confirm करते थे। फिर ICTR और क्या काम करती थी? Arrest and transfer. It ensures international cooperation and secures custody and transfer to Arusha. इसका मतलब है कि दोज पर्सन्स हु आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, उन लोगों को कस्टडी में रखा जाता था। और कस्टडी कहाँ पे ट्रांसफर की जाती थी? उनकी पर्टिकुलर एरिया आरुषा, जहाँ पे की आईसीटीआर एस्टेब्लिश्ड थी, ठीक है, वहां पे उन लोगों को रख के उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता था। फिर ट्रायल प्रोसीडिंग, ट्रायल कहाँ पे चलते थे? फुल एडवर्सेरियल तरीके से ट्रायल्स चलते थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन, डिफेंस एंड जुडिशियल ओवरसाइट, द जजेस प्रोनाउंसेस द वर्डिक्ट। देन जजमेंट एंड सेंटेंसिंग, जो ट्रायल चेम्बर था वो वर्डिक्ट देता था, और अगर जो पर्सन है, इफ ही इज फाउंड गिल्टी, तो उसे अप्रोप्रिएट सेंटेंस भी दिया जाता था। देन अपील प्रोसेसेस, जो दोनों पार्टीज थी वो अपील्स भी सुनती थी, ठीक है, अपील्स करती थी, आई एम सॉरी, वो अपील्स भेजती थी रिव्यू के लिए अपने पर्टिकुलर केस के लिए टू द अपील्स चेम्बर फॉर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द केस। सो इसमें अपील्स भी एट द सेम टाइम, जिस तरीके से आईसीटीवाई अपील्स को सुनती थी, ICTY acted as both a trial at the same time and appellate court. Similarly, जो ICTR थी वो भी ट्रायल और appellate court का काम करती थी, ठीक है। Let's begin with the next. It comes the legal contribution. अब ICTR के क्या क्या legal contribution है, ठीक है। सबसे पहला इसका फर्स्ट कोर्ट टू कन्विक्ट फॉर द जेनोसाइड। ये पहली कोर्ट थी जिसने की जेनोसाइड कन्वेंशन की वायलेशन के लिए पनिश किया था अकायशु केस में, ठीक है। एंड दे एस्टेब्लिश द प्रीसिडेंट फॉर प्रोसिक्यूटिंग जेनोसाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ। पहली कोर्ट थी जिसने की जेनोसाइड कन्वेंशन के आने से पहले सबसे पहली बार जेनोसाइड के ऑफेंस के लिए पनिश किया था, ठीक है। डिफाइनिंग द क्राइम्स एलिमेंट्स, और ये भी लेट डाउन किया था अकायशु केस में कि जेनोसाइड के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, व्हाट आर द पर्टिकुलर कंडीशंस दैट हैव टू बी फुलफिल्ड, या स्टैंडर्ड्स लेट डाउन किए थे कि ये पर्टिकुलर एक्ट्स जो होंगे ये जेनोसाइड होंगे, ठीक है। ये अकायशु केस में लेट डाउन किया। सेकेंड इज रेप एज जेनोसाइड रिकॉग्निशन। जो रेप था, द एक्ट ऑफ रेप वाज कंसीडर्ड एज जेनोसाइड, ठीक है। अगर आप रेप करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर एथनिसिटी, नेशन या रेशियल या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप को खत्म कर रहे हो, तो उसे जेनोसाइड कंसिडर किया जाता था। सो रेप वाज कंसिडर्ड एज अ जेनोसाइड, rape was considered as a genocide, was recognized as genocide. Revolutionary ruling that rape can constitute an act of genocide when they used to destroy a protected group, fundamentally expanding the gender-based criminal jurisprudence. The same thing. Next is head of government accountability. Prime Minister Kambanda's conviction demonstrated that no official, regardless of position, is immune from prosecution to international crime. Again, be you a head, चाहे आप किसी
स्टेट के हेड हो, चाहे आप कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर होल्डिंग एन ऑफिशियल position, you will being prosecuted if you are found guilty, right? Then specific intent clarification. Specific, this was the third point. Fourth comes the specific intent clarification. अब इसमें detailed लीगल एनालिसिस किया गया जेनोसाइडल इंटेंट रिक्वायरमेंट्स का। मतलब इसमें डिफाइन किया गया कि जेनोसाइड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूटेड जेनोसाइड, इट वाज लेट डाउन इन दिस केस। ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि कैसी इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। कैसे एक्ट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जेनोसाइड को, क्या ग्रुप एक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने इसमें ले डाउन की गई। बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ जेनोसाइड वाज लेट डाउन बाय आईसीटीआर। देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रेजर्वेशन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रेजर्वेशन का मतलब क्या है? इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया हमें रवांडन जेनोसाइड का, और एक अथॉरिटेटिव जुडिशियल रिकॉर्ड फॉर पोस्टैरिटी एंड एजुकेशन। आने वाली जनरेशन्स को ये बताया जा सके कि उस टाइम जेनोसाइड जो रवांडन जेनोसाइड हुई थी उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, व्हाट ऑल अकर्ड एट दैट टाइम। एंड इसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन आने वाली जनरेशन्स के एजुकेशन के लिए, उनकी एक लेगेसी को फॉलो करने के लिए तैयार किया गया आईसीटीआर ने। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर एक गोल के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आईसीटीआर बनी थी। उसको फुलफिल करने के बाद आईसीटीआर खत्म हो गया। ठीक है। इसका रोल खत्म हो गया। देन व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स? की चैलेंजेस क्या थे? एक्सेसिव ड्यूरेशन। सबसे पहले जो केसेस थे वो 10 से 15 साल चलते थे, जिसकी वजह से इट लेड टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिलेड जस्टिस। सेकेंडली, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट थी, एक्सपेंसिव ऑपरेशंस, स्ट्रेट अंडर यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे सोर्सेज लगते थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम्स है वो ट्राई किए जा रहे हैं ना, इसीलिए। थर्ड इज geographic disconnect. आरुषा लोकेशन created distance from the survivors. जो विक्टिम्स थे रवांडन जेनोसाइड के, उनसे बहुत दूर पे लोकेशन थी जहां पे कि आईसीटीआर एस्टेब्लिश किया गया था। तो उनसे एक जोग्राफिकल डिस्कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। फोर्थ इज लिमिटेड स्कोप, फोकस ओनली ऑन द हाई लेवल परपेट्रेटर्स। तो जो बहुत ही हाई रैंकिंग हाई लेवल परपेट्रेटर्स थे, सिर्फ उन्हीं से डील करते थे। अकाउंटेबिलिटी गैप्स वर लैप्स्ड, राइट? सो ये सारे कुछ इसके चैलेंजेस थे। अब इसके कॉम्प्लीमेंटरी सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड किए गए? रवांडा के जो ट्रेडिशनल काका कोर्ट्स थी, they address the lower level cases and bridge the gap between international and the local justice mechanisms. अब देखो, हाई लेवल परपेट्रेटर्स को तो आईसीटीआर ने पनिश किया, लेकिन दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल बट कुड नॉट बी ब्रॉट टू आईसीटीआर, ठीक है, छोटे मोटे लोग या सोल्जर्स वगैरह थे, उन्हें रवांडा की ही लोकल गकाका कोर्ट्स ने ट्राई किया। ठीक है। और उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट्स का और जो लोकल कोर्ट्स का मैकेनिज्म था, उसके बीच की जो दूरी थी उसे खत्म किया, उसके बीच के गैप को फिल किया। ठीक है। Next comes what were the landmark cases presided over by ICTR? Up there were three cases. Number one, आका इशू केस। आका इशू केस फर्स्ट कन्विक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, जेनोसाइड कन्वेंशन के लिए, जिसमें इट वाज हेल्ड दैट रेप अमाउंट्स टू जेनोसाइड। रेप कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। ठीक है। सेकेंड वाज कंबांडा केस। कंबांडा 1998 का केस है, जिसमें क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर था, ही प्लीडेड गिल्टी टू जेनोसाइड। प्राइम मिनिस्टर agreed that yes, I have committed, it is under my orders that this particular act of genocide has been committed। ठीक है। सो ही प्लीडेड गिल्टी, गिल्टी प्लीड किया इसने। ठीक है। और ये पहली कन्विक्शन थी ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर जेनोसाइड, एंड इट हैज सेट अ क्रूशियल प्रेसिडेंट फॉर द सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल भी अपहोल्ड किया। थर्ड इज बागोसोरा केस। बागोसोरा इज अ 2008 केस, जिसमें देयर वाज अ कन्विक्शन मेड फॉर द एलिज्ड आर्किटेक्ट ऑफ जेनोसाइड and demonstrated how military leaders can be held accountable for orchestrating mass atrocities। कि
आर्किटेक्ट ऑफ जेनोसाइड का प्रिंसिपल मेनली इसमें हेल्ड किया गया, और जो मिलिट्री लीडर्स थे उनके ऑर्डर्स के अंडर ही जो अट्रॉसिटीज हुई थी, तो इन मिलिट्री लीडर्स को भी अकाउंटेबल ठहराया गया। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम एडहॉक टू परमानेंट आईसीसीज जेनेसिस। अब आईसीसी का ओरिजिन कैसे हुआ? अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा न्यूरेमबर्ग आईएमटी स्टेब्लिश हुई, ठीक है, टोक्यो आईएमटी स्टेब्लिश हुई, इसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल यूगोस्लाविया स्टेब्लिश हुई, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल रवांडा स्टेब्लिश हुई। अब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ट्राइब्यूनल्स स्टेब्लिश किए गए, जब जब जो जो ऑफेंसेस हुए उसके अकॉर्डिंगली ट्राइब्यूनल्स बिठाई गई। अब हमें इंटरनेशनल क्राइम्स इस लेवल तक हो चुके थे कि अब हमें एक परमानेंट कोर्ट की जरूरत थी, जो कि इन इंटरनेशनल क्राइम्स के साथ डील कर सके, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश की गई। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। So let's read about its genesis. इसमें हम पढ़ेंगे learning from the limitations of ad hoc tribunals, ICTR, ICTY. International community recognized the need for a permanent global court. After extensive negotiations, 120 nations ने adopt किया Rome Statute 1998 में, that was enforced in 2002 and established the International Criminal Court. अब हम इसके कुछ पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, so that it will help you to remember. आईसीसी का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुई? आईसीसी जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द वर्च्यू ऑफ रोम स्टेट्यूट। रोम स्टेट्यूट था जिसके वर्च्यू से, बाय द वर्च्यू ऑफ रोम स्टेट्यूट, आईसीसी एस्टेब्लिश की गई। ठीक है। रोम स्टेट्यूट कब बना? 1998 में। और आईसीसी कब एस्टेब्लिश हुई या एनफोर्स कब हुई, इसको पावर कब मिली, कब से चलना शुरू हुई, कब से काम करना शुरू हुई? 2002 से। ठीक है। ये पहली परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी। दैट वाज डिफरेंट। इट वाज नॉट आईसीटीआर, इट वाज नॉट आईसीटीवाई, and it was not any ad hoc tribunal, but it was a continuing court, जो कि पर्पसफुली किसी पर्टिकुलर एम को, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए नहीं बनी थी, पर ये परमानेंट कोर्ट की तरह एस्टेब्लिश की गई। ठीक है। जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफेंसेस से, इंटरनेशनल क्राइम से डील करेगी। ठीक है। सो एडहॉक ट्राइब्यूनल्स की लिमिटेशंस थी, आईसीटीआर की, आईसीटीवाई की। इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा अब हम एक परमानेंट कोड बना देनी चाहिए, तो 120 नेशंस ने रोम स्टेट्यूट को अडॉप्ट किया। ठीक है। ये एक अग्रीमेंट था रोम स्टेट्यूट, जिसकी कंडीशंस को 120 नेशंस ने माना। 1998 में एस्टेब्लिश की गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो जिसने की ऑपरेट करना शुरू किया 2002 से। ठीक है। अब ग्लोबल पार्टिसिपेशन करंटली क्या है? आज 124 प्लस कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं रोम स्टेट्यूट की। दे आर द सिग्नेटरीज ऑफ द रोम स्टेट्यूट, स्टेट पार्टीज है रोम स्टेट्यूट की, नोटेबली एक्सक्लूडिंग यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया। इन चार कंट्रीज को, मेनली इन चार कंट्रीज को छोड़ के ज्यादातर जो 124 प्लस कंट्रीज हैं, दे आर द they are those states who have submitted their jurisdiction to ICC, कि अगर उनकी कंट्री में या उनकी कंट्री के सिटीजन्स के साथ कोई भी ऐसा एक्ट होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंटरनेशनल क्राइम, तो उन कंट्रीज की जुरिस्डिक्शन आईसीसी के पास जाएगी। वो कंट्रीज जो है वो पर्टिकुलर ऑफेंसेस के साथ उनको उन ऑफेंसेस को कौन डिसाइड करेगा? आईसीसी डिसाइड करेगी। ठीक है। अब ये बनी कैसे? देखो, 1993 में आईसीटीवाई स्टेब्लिश हुई, एडॉक ट्राइब्यूनल, एडॉक मॉडल। ठीक है। 1994 में आईसीटीआर ने, जेनोसाइड अकाउंटेबिलिटी के लिए आईसीटीआर बनाई गई। 1998 में रोम स्टेट्यूट आया। रोम स्टेट्यूट ने 120 कंट्रीज ने, स्टेट पार्टीज ने इसको साइन किया, और 7 कंट्रीज इसके अगेंस्ट थी। 2002 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑपरेट हुई। ठीक है।
एनफोर्स्ड हुई, फोर्स में होना शुरू हुई, ऑपरेट करना शुरू किया, इसने काम करना शुरू किया। और आज 124 प्लस मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इसके पार्टीज हैं। ठीक है। अब there are some important things again to mention. Just a second. Yeah. So when was it founded? ICC. When was it founded? It was founded in 2002 by the virtue of Rome Statute. Next. लोकेशन क्या थी इसकी? हेग, नेदरलैंड्स में स्टेब्लिश हुई। राइट। व्हाट वाज इट्स jurisdiction? Genocide, crime against humanity, war crime, crime against aggression, इन ऑफेंसेस से डील करती थी। ठीक है। अब आईसीसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीसी को केसेस आते कहाँ से? अब देखो, जो तो रोम स्टेट्यूट के मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन स्टेट पार्टीज ने उसे रेटिफाई किया है, साइन किया है या उस पर अग्री किया है, ठीक है, उनकी तो जुरिस्डिक्शन जाती है आईसीसी के पास। पर अगर आपने रोम स्टेट्यूट की पार्टी नहीं हो और आईसीसी को आपने अपना केस देना है फॉर हियरिंग और फॉर प्रोसिक्यूटिंग फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स, तो आप कैसे दोगे? कैसे जा सकता है आईसीसी के पास केस? पहला तो स्टेट रेफरल से, कि स्टेट रेफर कर सकती है कि हमारा केस, वी आर सबमिटिंग अ जुरिस्डिक्शन टू आईसीसी। स्टेट रेफरल इज द फर्स्ट वे। दूसरा आता है प्रोसिक्यूटर्स प्रोप्रियो मोटो। दैट मीन्स सो मोटो या ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप सेल्फ कॉग्निजेंस लेता है। जो प्रोसिक्यूटर विंग है आईसीसी का, वो सेल्फ कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंसेस की। ये दूसरा तरह है कि किस तरीके से, दूसरा तरीका है किस तरीके से आईसीसी जो है वो ऑफेंसेस को सुन सकती है। तीसरा तरीका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफरल। ठीक है, कि वो रेफर कर दे, जैसे सियारा लियोन के केस में किया था, इराक के केस में किया था उन्होंने, कि चाहे सियारा लियोन और इराक जो कंट्रीज हैं, दे आर नॉट signatories to Rome Statute, but they want to submit you the jurisdiction. So UN Security Council ने रेफरल किया आईसीसी को और उन्होंने उनका केस सुना। ठीक है। अब आईसीसी जो है किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है? किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है? सो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल जो है, इससे आईसीसी एक्ट्स ओनली इफ जो नेशन स्टेट्स हैं दे अग्री टू सबमिट इट्स jurisdiction। ठीक है। आईसीसी जो है वो कॉग्निजेंस कब लेगी ऑफेंसेस का? सिर्फ जब जो नेशन स्टेट्स हैं वो विलिंग है अपनी जुरिस्डिक्शन देने के लिए। पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्या बोलती है कि आईसीसी जो है इट एक्ट्स ओनली इफ द नेशन या नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोसिक्यूट। इन ऑफेंसेस की, जेनोसाइड जैसे कन्वेंशन, जेनोसाइड जैसे ऑफेंसेस की, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे ऑफेंसेस की, क्राइम अगेंस्ट अग्रेशन जैसे ऑफेंसेस की और वॉर क्राइम जैसे ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस अगर आपकी देश की कोर्ट्स नहीं ले रही है तभी आप हमारे पास आओगे। ये बोलता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। अगर आपकी नेशन की कोर्ट्स जो हैं दे आर ईदर अनविलिंग और दे आर अनेबल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ, देन the principle of complementarity prevails, then only you can submit your jurisdiction to International Criminal Court। ये नहीं कि अपने अपनी कंट्री के कोर्ट्स के पास पहले गई नहीं हो और आपने सीधे अपना जो केस है वो रेफर कर दिया आईसीसी को। दिस विल नॉट हैपन, राइट? इट इज ओनली इन द केस ऑफ अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी टू रेफर द केसेस। नाउ लेट्स मूव विद आईसीसी। अभी कैसे इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब इसमें 4 ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईसीटी और आईसीटी में 3 ऑर्गन्स थे ना, इसमें 4 ऑर्गन्स हैं। ठीक है। सबसे पहली आती है इसमें प्रेसिडेंसी, दूसरी इसमें आती है चेम्बर्स, थर्ड इसमें आती है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड द फोर्थ वन इज रजिस्ट्री। राइट। इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब है जो कि
से डील करता है आईसीसी के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है प्रेसिडेंसी। Let's read administrative leadership overseeing the court's operations and judicial coordination between the chambers की इनकी आपस में चेंबर्स की कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी रहे, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम को देखता है प्रेसिडेंसी। दूसरा ऑर्गन आता है चेंबर्स। अब चेंबर्स में 3 जुडिशियल डिविजन्स हैं, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं, एक है प्री ट्रायल चेंबर, एक है ट्रायल चेंबर और एक है अपील्स चेंबर। अब देखो, आईसीटीवाई और आईसीटीआर में एक ही था जो डील करता था सब कुछ, ठीक है। पर इसमें चेंबर्स 3 हैं जो कि ट्रायल से पहले की स्टेज डील करेंगे, ट्रायल चेंबर जो ट्रायल से डील करेंगे और अपील्स चेंबर जो अपील्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। अब आता है थर्ड ऑर्गन, दैट इज प्रोसिक्यूटर। अब प्रोसिक्यूटर एज अर्लियर आईसीटी और आईसीटीवाई के केस में it is an independent office with authority to initiate investigations proprio moto मतलब on its own motion और prosecutions को conduct करता है prosecutor, ठीक है। चौथा आता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है विक्टिम्स को, विटनेसेस को, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स करता है ग्लोबली, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके। फिर आता है असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज। द गवर्निंग बॉडी ऑफ 123 मेंबर स्टेट्स कंट्रोल द बजट एलोकेशन एंड इलेक्टिंग जजेस। अब ये आईसीसी के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, तो इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 123 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं, जो कि इसका बजट देखते हैं, ठीक है, और इसके जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। बेसिकली एज यू ऑलरेडी डिस्कस 4 ऑफेंसेस से डील करती है। जेनोसाइड, that is systematic destruction of national, ethnic, racial, religious groups; crime against humanity, attacks against civilian population; war crimes, grave breaches of Geneva Conventions and violations of laws of war; and crime against aggression, armed forces by the state leaders against the another state sovereignty since 2018 जो है ये डील कर रही है। इन 4 ऑफेंसेस से ज्यूरिसडिक्शन है, इन 4 ऑफेंसेस से आईसीसी डील करती है क्योंकि ये 4 ऑफेंसेस ही तो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज आईसीसी का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिगर मैकेनिज्म। स्टेट पार्टीज जो है अपने मैटर को रेफर करती हैं कि हाँ हम आपको अपनी जुरिस्डिक्शन कॉन्फर करते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोसिक्यूटर है वो प्रॉपरी मोटो इन्वेस्टिगेशन करता है ऑन इट्स ओन मोशन, खुद कोग्निजेंस लेता है ऑफेंसेस का। जो प्रोसिक्यूटर ऑर्गन है आईसीसी का वो खुद कोग्निजेंस लेता है, ये अनदर वे है, ठीक है। या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेफरल, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। फिर आता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब सबसे पहले जुरिस्डिक्शन चेक होती है, ठीक है। दूसरा एडमिसिबिलिटी चेक होती है कि जो आप केस लेकर आए हो वेदर इट इज एडमिसिबल टू बी एक्सेप्टेड एज अ केस बिफोर आईसीसी और नॉट। फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखा जाता है कि अगर इस केस को हियर किया जाए वुड इट सर्व जस्टिस, वुड इट बी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ही देखा जाता है। सो पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज। अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे क्या होता है, बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, विटनेसेस का इंटरव्यू होता है, केस प्रिपेयर करता है प्रोसिक्यूटर, ठीक है। फिर आता है प्री ट्रायल कंफर्मेशन। अब जो जजेस हैं वो एविडेंस से शुरू करने से पहले, ठीक है, ये चेक करते हैं कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं क्या वो चार्जेस ठीक हैं, क्या एक बेसिस है इन चार्जेस को लगाने के लिए। तो ये प्री ट्रायल कंफर्मेशन किया जाता है। फिर ट्रायल प्रोसीडिंग्स, पब्लिक हियरिंग होती है, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और विक्टिम पार्टिसिपेशन, ठीक है, एडवर्सेरियल मेथड के अकॉर्डिंग, एडवर्सेरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अपील, अगर आपके केस से आप खुश नहीं हो तो आप अब अपनी अपील कर सकते हो बिफोर दी अपील्स चेंबर ऑफ आईसीसी। रिव्यू ऑफ ट्रायल डिसीजंस, जो ट्रायल में डिसीजन दिए गए हैं उन्हें रिव्यू करता है, ठीक है, और देखता है कि क्या लीगल ग्राउंड है अपील्स चेंबर के पास, अपील्स चेंबर के जजेस के पास लीगल ग्राउंड्स हैं इस अपील के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए। फिर आता है रेपरेशन। आईसीसी's फीचर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन असिस्टेंट टू दी विक्टिम्स। एक ट्रस्ट फंड भी बना हुआ है, ठीक है। सो ये ना सिर्फ सेंटेंसेस प्रोनाउंस करती है, ना सिर्फ पेनल्टीज या पनिशमेंट देती है, ठीक है, बल्कि ये एक ट्रस्ट फंड भी एस्टेब्लिश करती है कि जो भी विक्टिम्स हैं
ऑफेंसेस के, उन सबको कंपनसेट करो, उन सबको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। तो ये बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है which stands out as an distinct characteristic of ICC, right? नेक्स्ट कम्स आईसीसी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है इंटरनेशनल जस्टिस के लिए। सबसे पहला कि इसने ये एक पहली ऐसी कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरह काम करती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से डील करती है, इंटरनेशनल ऑफेंसेस से डील करती है, एक कॉन्टिन्यूइंग कोर्ट की तरह काम करती है, एक कॉन्टिन्यूइंग कोर्ट की तरह काम करती है। ठीक है, so it's the first standing global criminal tribunal that eliminates the need for any ad hoc creation after each conflict। हर conflict के बाद जैसे आईसीटीवाई एक पर्पस के लिए बनाया गया, आईसीटीवार एक पर्पस के लिए बनाया गया, टोक्यो ट्राइब्यूनल, न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल्स, ये एक पर्पस के लिए बनाई गई थी। तो हर पर्पस के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनाने से अच्छा एक आप पर्टिकुलर कोर्ट बना दो। तो उन्होंने एक ऐसी परमानेंट कोर्ट बनाई। दूसरा, कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल पे चलती है। जिन कंट्रीज के जो नेशनल कोर्ट्स हैं, ईदर दे आर अनविलिंग और दे आर इनएबल, विलिंगनेस नहीं है या फिर इनएबिलिटी है, दोनों केसेस में कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे आईसीसी जो है वो आपका केस टेकअप कर लेगी। ठीक है, थर्ड comes victim centered justice। ग्राउंड ब्रेकिंग victim participation rights allows direct involvement in the proceeding। जो victims हैं वो directly proceedings भी attend कर सकते हैं, not merely as witnesses। ठीक है, so this is the third point। फोर्थ इज द रेपरेशन फ्रेमवर्क, कि इन्होंने एक ट्रस्ट फंड सिस्टम भी बनाया है विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए, विक्टिम्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हु आर द विक्टिम्स ऑफ द इंटरनेशनल crimes। So ICC has significantly clarified the international law relating to the child soldier recruitment, sexual violence as weapon of war। ऑल्सो आईसीसी ने उन केसेस का कोग्निजेंस भी लिया है जिसमें बच्चों को रिक्रूट किया जा रहा था एज चाइल्ड सोल्जर्स और वॉर के वेपन की तरह यूज किया जा रहा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल वायलेंसेस किए जा रहे थे उन बच्चों के साथ। वॉर के टाइम पे बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा था, एंगेज किया जा रहा था, उनके अगेंस्ट भी आईसीसी ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आईसीसी इज फेसिंग। सबसे पहले है इसका अफ्रीका बाइस परसेप्शन। अफ्रीका बाइस परसेप्शन क्या है? अर्ली फोकस ऑन अफ्रीकन केसेस, रेस्ड कंसर्न्स अबाउट सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। अब सबसे पहला है कि जब इन्होंने ट्राई करने शुरू किया, सबसे पहले अफ्रीका बाइस परसेप्शन पे शुरू हुआ। ठीक है, जो अपार्थीड थी वो शुरू हुई। सो अफ्रीकन केसेस, इससे पता लगता है, उन्होंने कहा कि हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली प्रोसिक्यूट करते हैं कंट्रीज को। ठीक है, ऑफेंडर्स को सिलेक्टिवली प्रोसिक्यूट करते हैं, अनकॉलोनियल एटीट्यूड इन इंटरनेशनल जस्टिस। सेकंड कम्स इज एनफोर्समेंट लिमिटेशंस। कोई भी ऐसी इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी स्टेट कॉपरेशन नहीं है, ठीक है, जो कि इजीली हमें एक ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट करने में हेल्प कर सके। सो इसके एनफोर्समेंट की लिमिटेशन है ये। फॉर एग्जाम्पल, ओमार अल बशीर, ही रिमेन्ड फ्री डिस्पाइट द अरेस्ट वारंट, ही कुड नॉट बी अरेस्टेड। तो हमारे पास कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है जो कि इनको अरेस्ट कर सके, इन्हें मतलब अपने पास रख सके, ठीक है, या उसे प्रोड्यूस कर सके कोर्ट के सामने। थर्ड इज द मेजर पावर एब्सेंस। मेजर पावर एब्सेंस का मतलब है कि यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया जैसी कंट्रीज अभी भी रोम स्टेट्यूट की पार्टीज नहीं है, दे नॉट द पार्टीज टू द रोम स्टेट्यूट, and that has limited the global reach and created accountability gaps for ICC। फोर्थ कम्स द लेंथी प्रोसीडिंग। प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन चलती है, एविडेंसेस गैदरिंग चलती है, इसकी वजह से ट्रायल्स जो है वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं। लास्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पॉलिटिक्स। अब रेफरल सिस्टम है, जो ग्रेट पावर है, जो इनके पास वीटो पावर है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, वो चाहे जिस कंट्री का रेफरल कर सकते हैं, पर जिस कंट्री को सच में जरूरत है और उनका रेफरल नहीं हो पा रहा है, सो देयर वुड बी अ स्पेस, देयर वुड बी अ गैप दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो उस गैप को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे उन ऑफेंसेस की, उन एट्रोसिटीज की इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाती पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ठीक है, और
all that is responsible for it is United Nations Security Council की politics. Next is लैंडमार्क आईसीसी केसेस. अब आईसीसी ने अब तक कौन कौन से केसेस को हियर किया है, प्रिसाइड ओवर किया है? सबसे पहला आता है थॉमस लुबांगा. थॉमस लुबांगा 2012 का केस है. इसमें सबसे पहली आईसीसी ने कन्विक्शन की थी और एक प्रेसिडेंट सेट किया था चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट पे. बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से, कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जहाँ पे चल रहे हैं वहां पे बच्चों को इन्वॉल्व करने का क्या मतलब बनता है. ठीक है, तो चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट पे पहला डिसीजन दिया था आईसीसी ने ये थॉमस लुबांगा के केस में 2012. राइट. नेक्स्ट इज Jermaine Katang. Jermaine Katang was a 2014 pronouncement made by ICC जिसमें उन्होंने कन्विक्शन की फॉर एडिंग अबेटिंग द वॉर क्राइम्स. जो वॉर क्राइम्स को एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या भड़का रहे हैं, अबेट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दे क्लैरिफाइड द मॉडल्स ऑफ लाइबिलिटी, जैसे जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अपहोल्ड किया, क्रिमिनल कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपहोल्ड किया, सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल अपहोल्ड किया. ठीक है. दिस वॉज द सेकंड केस. थर्ड इज जीन पियर बेम्बा. ठीक है. जीएन पियरे बेम्बा वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस. 2016 से 2018 तक इसका प्रोसिक्यूशन चला. ठीक है. और इसमें इनिशियली कन्विक्ट किया गया जीन पियरे बेम्बा को फॉर रेप एंड मर्डर इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पर बाद में उसकी अक्वेटल हो गई ऑन अपील. इट हाईलाइटेड दी एविडेंशियरी चैलेंजेस, कि आपके पास एविडेंशियरी एविडेंस जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में प्रोसीड करने के लिए दे हैव टू बी सॉलिड एविडेंसेस. नेक्स्ट कम्स दी ओमर अल बशीर 2019 ऑनगोइंग, और अभी भी चल रहा है इसका जो है ट्रायल. व फर्स्ट सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट. ये सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट था सबसे पहला जिसे कि जेनोसाइड ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया, जिसके वारंट्स अभी भी जारी किए हुए हैं पर ये बंदा पकड़ा नहीं गया. ठीक है. एंड दे आर टेस्टिंग द स्टेट कॉपरेशन लिमिट्स. दैट मीन्स कि स्टेट अभी भी स्टेट के कॉपरेशन में देयर आर सम लूप होल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड. ठीक है. बहुत सारे गैप्स हैं जिसे कि अभी फिल करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये केस इफेक्टिवली अभी तक आईसीसी डील नहीं कर पाया है. Next is comparative analysis. Now at the end we'll deal with कि ICTR, ICTY और ICC के बीच में क्या क्या comparisons किए जा सकते हैं, क्या क्या differences देखे जा सकते हैं. Right. So ICTY कब एस्टेब्लिश की गई थी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 827 1993 में. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 955 से ICTR एस्टेब्लिश की गई 1994 में. उसके बाद ICC बाय रोम स्टेट्यूट 2002 में एस्टेब्लिश की गई. ठीक है. अब आईसीटीआर एडहॉक ट्राइब्यूनल थी, आईसीटीआर एडहॉक ट्राइब्यूनल थी, आईसीटीवाई एडहॉक ट्राइब्यूनल थी, आईसीसी इज अ परमानेंट कोर्ट. अब आईसीटीवाई कहाँ पे है? हेग नेदरलैंड्स में. आईसीटीआर कहाँ पे है? आरुषा तंजानिया में. एंड आईसीसी इज एट हेग नेदरलैंड्स. राइट. इसकी ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ यूगोस्लावियन कन्फ्लिक्ट ही थी, जिसकी वजह से आईसीटीवाई बनाई गई, इन कन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए ही. रवांडन जेनोसाइड आईसीटीआर जो था सिर्फ रवांडन जेनोसाइड के ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए बनाई गई. पर आईसीसीआर आज भी ऑपरेट कर रही है, एक परमानेंट कोर्ट, एक कॉन्टिन्यूइंग ज्यूरिस्डिक्शन के साथ, हर तरीके के इंटरनेशनल क्राइम के साथ डील करती है. टेम्पोरल, कितने टाइम पीरियड के लिए थी? ठीक है. व्हाट वाज द टाइम पीरियड? ये 1991 में बनी. ठीक है. तब से चल रही है. आईसीटीआर सिर्फ 1994 के लिए बनी थी और ये 2002 से जुलाई 1 2002 से एस्टेब्लिश हुई और अभी तक इट इज एन ऑपरेशन. नाउ इनोवेशन. अब इसने किन किन प्रिंसिपल्स को इनोवेट किया, कौन कौन से प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए या लेट डाउन किए गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? दैट वाज द जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज, पहला प्रिंसिपल. और दूसरा सेक्सुअल वायलेंस जूरिस्प्रूडेंस लेट डाउन की गई. आईसीटीआर ने रेप को रिकॉग्नाइज किया एज जेनोसाइड एंड मीडिया प्रोसिक्यूशंस किए. और आईसीसी ने विक्टिम पार्टिसिपेशन पे एम्फेसिस ले डाउन किया, रेपरेशंस पे ले डाउन किया कि विक्टिम्स को असिस्ट किया जाए, दे शुड बी ब्रॉट बैक टू द पोजीशन इन विच दे वर बिफोर. राइट. बिफोर द एट्रोसिटीज. और कॉम्प्लीमेंटारिटी प्रिंसिपल को ले डाउन किया गया. सो हर ट्राइब्यूनल जो है उसने कंट्रीब्यूट किया यूनिकली to the legal precedents, and they collectively transformed international criminal law from a complete theoretical concept to a practical reality. तो थ्योरी को प्रैक्टिस में लेकर आई ये तीन
tribunals, ICTY, ICTR, and ICC. And last, we'll discuss about the legacy of ICJ. International Criminal Justice कहाँ से कहाँ तक चला on a whole. So ICTY 1993 में बनी and इसने it resurrected the dormant post-World War II international criminal law. It provided accountability and possible that is possible for the mass atrocities in modern conflicts. फिर ICTR का क्या रहा? इसने जेनोसाइड के लिए प्रोसिक्यूट किया, ठीक है। पहली इंटरनेशनल कन्विक्शन की जेनोसाइड के लिए सिंस न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल, जिसमें सबसे पहले जो ज्यूस थे उनके रिगार्डिंग जो जेनोसाइड हुई थी उसके लिए जर्मन्स को पनिश किया गया था, जर्मन लीडर्स को पनिश किया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था। और इसने लीगल प्रेसिडेंट सेट किए सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन के लिए। एंड देन लास्टली आईसीसीआई 2002 में एक परमानेंट ग्लोबल कोड बन के जिसने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ले डाउन की, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात की कि इंटरनेशनल लॉ में परमानेंटली यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल जिस मर्जी तरह का आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, ठीक है। So together these institutions establish no one, regardless of position or power, is above the law. कि चाहे कोई भी हो, be it a superior, be it you are acting under the command of a particular person, but anybody who breaks the law shall be punished. ठीक है। सो ये जो तीनों कोर्ट्स थी इन्होंने रीशेप की हमारी इंटरनेशनल जस्टिस, हमारी ह्यूमन राइट्स लॉ को, और एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया दैट इज continuously influencing our global accountability even today. राइट। सो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा कैसे आईसीटीआर आईसीटीवाई एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट क्या था, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स था, इसका क्या क्रोनोलॉजी थी, फिर स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या आता है, चेंबर, प्रोसिक्यूटर, रजिस्ट्री, देन किस किस सब्जेक्ट मैटर किन किन ऑफेंसेस से आईसीटीवाई डील करता था, इसका प्रोसीजर क्या था, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही, किन किन प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया इसने, और क्या इसकी क्रिटिसिजम्स रही, और इसके की केसेस। देन आईसीटीआर, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी टाइमलाइन क्रोनोलॉजी क्या रही, इसका स्ट्रक्चर क्या है, चेंबर, ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड रजिस्ट्री, देन विच आर द ऑफेंसेस इट डील्स विद, देन इट्स प्रोसीजर, then what the legal contribution, what the legal principles were being laid down in this particular by this particular tribunal, then what were the challenges being faced by ICTR, then what are the key cases being dealt with by ICTR, and from ad hoc to permanent ICC कैसे establish हुआ, और ICC के establish होने पर कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, कौन कौन सी कंट्रीज ने एब्सटेन किया फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द रोम स्टेट्यूट, फिर इसके कौन कौन से ऑर्गन्स थे, प्रेसिडेंसी, चेंबर्स, प्रोसिक्यूटर, रजिस्ट्री, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, देन इसका स्कोप, इसकी लिमिटेशन, कौन कौन से ऑफेंसेस से डील करती है आईसीसी, ठीक है। फिर क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से काम करती है, क्या इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या क्या इसके चैलेंजेस रहे, एंड लास्टली इसने कौन कौन से लैंडमार्क केसेस से डील किया। उसके बाद हमने कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ा आईसीसी, आईसीटीआर एंड आईसीसी का। एंड लास्टली द लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, की इन्होंने एक ग्लोबल प्लेन पे इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में वील बी गोइंग टू डील विद द कंबोडिया, लेबनान, इराक एंड सियरा लियोन, जिसे कि हम हाइब्रिड ट्राइब्यूनल्स भी बोलते हैं। इन्होंने किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, we'll take up it in the next video. So for more videos, please like, share and subscribe to my channel. मेरे PDF notes, मेरे lecture notes आपको available हो जाएंगे on my Telegram channel. For further updates, please join my channel and please comment for this video if you like it. Thank you so much.